दोस्तों नमस्कार। आज जो चर्चा मैं आपसे यहाँ करने आया हूँ वो ये है कि हमारे जीवन में नक्षत्र का, ग्रह का और लग्न का क्या असर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे कि किसी नक्षत्र का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो वो अपने साथ क्या लेकर आता है। उस जन्म का क्षण वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिसके अंदर उसका नक्षत्र भी होता है और जो उसको ग्रह मिलते हैं वो भी होता है और उसको एक लग्न प्राप्त होती है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी जातक का जन्म जिस क्षण में होता है तो उस क्षण में ब्रह्मांड में नक्षत्र ग्रहों की जो पोजीशन होती है इसका स्क्रीनशॉट क्या कहलाता है, उसकी जन्मपत्री कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा यहाँ ये करने आए हैं कि नक्षत्र क्या होता है। अब जो ये स्क्रीनशॉट आया ये किस तरीके से आया, इसने क्या किया, हमारा पूरा जो इस समय ब्रह्मांड में उस क्षण पर जो स्थिति थी उनका हमें स्क्रीनशॉट दे दिया कि इस समय ये नक्षत्र है, ये ग्रह इसके इस खाने में बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं। और उसके अलावा हमें एक चीज प्राप्त होती है, लग्न। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट के बारे में देखते हैं कि उस क्षण क्या है। देखिए, जब भी हम कभी कोई अपना सेल्फी से अपना फोटो लेते हैं या हम अपने किसी रिश्तेदार का या किसी दोस्त का कोई फोटो लेते हैं, किसी भी कैमरे से फोटो लेते हैं, तो उस क्षण उसका जो भी पोजीशन होती है वो उस क्षण की पोजीशन होती है। अब वो चाहे जितनी बार आप उस फोटो को देखो लेकिन कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। उस क्षण जैसा फोटो फिर आप कभी ले ही नहीं सकते। ये कहना चाह रहा हूं कि जो जन्म का क्षण होता है, जो जन्म का टाइम होता है किसी भी जातक का, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर सारी संभावनाएं, सारी चीजें, जीवन में क्या करेगा, कितना आगे बढ़ेगा, सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले भूमिका किसकी आती है, नक्षत्र की। तो नक्षत्र क्या है, नक्षत्र हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपना पूरे ज्ञान से और ज्ञान चक्षु से जो देखा, तो ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न तरीके के जो भी ये नक्षत्र पड़े हुए हैं उनका तारा समूह होता है। कोई 4 तारों से संबंधित है, कोई 5 से, कोई 10 से, कोई 20 से, कोई 100 तारों से भी संबंधित है। तो इनका जो स्क्रीनशॉट वहां पर होता है ब्रह्मांड में, तो वो किस स्थिति में है, एक नक्षत्र कितने तारों से जुड़ा हुआ है, तो तारा मंडल एक्चुअली एक नक्षत्र कहलाया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे स्थिर होते हैं और इनकी एक ध्वनि होती है। जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो क्या होता है कि ये सारे के सारे नक्षत्र, आप जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सारों चक्कर लगाती है, तो ये इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है कि हम इसको नहीं सुन पाते, वो हमारी क्षमता से बाहर की बात है, लेकिन इन सबकी एक ध्वनि होती है। इसी प्रकार से नक्षत्र की भी अपनी एक ध्वनि होती है। तो ये ध्वनि जब वो बच्चा जन्म लेता है तो जिस तरीके से हमने फोटो लिया, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया, जैसे उसका एक फोटो लिया, तो उस फोटो में उस स्थिति, उस व्यक्ति की सारी स्थिति आ गई, हंस रहा था, आंखें बंद हो गई थी, या जो भी कुछ आया वो सारी चीज आ गई। इसी प्रकार से नक्षत्र ग्रह की सारी साउंड उस बच्चे के चित्त पर, मतलब उसका चित्त हम किसे कहते हैं, मतलब जिस तरीके से उसके अंदर वो सारी चीजें फीड हो जाती है बहुत सूक्ष्म तरीके से। तो इन चीजों का हम अध्ययन करते हैं और अक्सर हमने ये देखा है कि जिस समय जो भी बच्चा पैदा होता है उस जैसा बच्चा और कभी भी पैदा नहीं होता। ये एक अलग बात है कि उस एक क्षण में हजारों बच्चे पैदा होते हैं, वो उसकी चर्चा मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो सवाल इस बात का आता है कि उसके उस क्षण में नक्षत्र की भूमिका होती क्या है। तो उसके लिए जानकारी से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि नक्षत्र हम देखते क्या है, नक्षत्र होता क्या है, तारा समूह मंडल है, ये बात मैंने आपको बताई। तो जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर काटती है, उसी प्रकार से चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब इसे एक चक्कर पूरा लगाने में कितना टाइम लगता है, 27.3 दिन इसको लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, 27 दिन और 3 मिनट में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का चक्कर काट लेता है। 27.3 डेज में ये कंप्लीट कर लेता है। तो इस प्रकार से एक चंद्रमा, नक्षत्र क्या हुआ, पूरे के पूरे जॉर्डिक मतलब
पूरे के पूरे काल चक्र को यदि हम 360 डिग्री का मानते हैं, पूरा का पूरा काल चक्र कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, तो ये नक्षत्र जिस समय जातक का जन्म होता है, जिस डिग्री पर भी होता है, उस बच्चे का वो नक्षत्र होता है। और जब वो नक्षत्र हमें पता चल जाता है तो उस नक्षत्र से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, बच्चे का नाम मतलब साउंड। तो हर नक्षत्र 4 चरण में मैं अभी आपको सारी कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें नक्षत्र से क्या पता चला कि बच्चा किस नक्षत्र में और कौन से उस नक्षत्र के भी किस चरण में पैदा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नक्षत्र देखा। उसके बाद उस नक्षत्र से हमें क्या पता चलता है, नक्षत्र से हमें यह पता चलता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा होगा, बच्चे का शरीर कैसा होगा, वो किस ऊर्जा में आया हुआ है। इसके अतिरिक्त हमें उसकी एक साउंड, उसकी एक वाइब्रेशन पता चलती है कि वो किस अक्षर से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हर नक्षत्र के हर चरण का कोई ना कोई एक अक्षर जरूर होता है। तो इस तरीके से हमें नक्षत्र से ये सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब ये नक्षत्र की कैलकुलेशन कैसे हो, कितने प्रकार के नक्षत्र होते हैं, ये सारा कुछ आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने के लिए आया हूं। तो देखिए साहब, 27 नक्षत्र होते हैं। अब 27 नक्षत्र होते हैं तो हर नक्षत्र किन्हीं तारा समूह का एक मंडल होता है। हर नक्षत्र में किसी में 4 तारे, किसी में 2, किसी में 27, किसी में 25, 100, इस तरीके के तारा समूह मंडल होता है। तो हर नक्षत्र का अपनी अपनी एक भूमिका होती है। तो ये 27 नक्षत्र कैसे हैं, 27 नक्षत्र के नाम क्या हैं और ब्रह्मांड में हमारे ऋषि मुनियों ने इनको किस प्रकार का पाया। पहले तो दिव्य दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज हम लोग साइंस में इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि हम इनको हर तरीके से साइंस के द्वारा भी देख सकते हैं। तो वो आकृति उसी प्रकार की दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं आपको इन नक्षत्रों के नाम बताता हूँ, कौन कौन से नक्षत्र हैं, ये 27 कौन से नक्षत्र हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और साथ में ही आपको उनका एक चित्र भी दिखता रहेगा कि वो हमें किस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले नक्षत्र है, सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी के बाद आएगा भरणी नक्षत्र, भरणी के बाद कृत्तिका, कृत्तिका के बाद रोहिणी, रोहिणी के बाद मृगशिरा, मृगशिरा के बाद आता है आद्रा नक्षत्र, फिर पुनर्वसु नक्षत्र, फिर पुष्य नक्षत्र, फिर अश्लेषा नक्षत्र, फिर मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा के बाद मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र का पूरा नाम मैंने आपके सामने रखा। अब बात आती है कि ये 27 नक्षत्र किस चीज से जुड़े हुए हैं। तो वैदिक काल में क्या होता है कि एक किसी भी चीज को, नाम को याद रखने के लिए या किसी भी नक्षत्र को हम कैसे याद रखें, उसके लिए कोई ना कोई स्टोरी हमारे ऋषि मुनि ने जोड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 27 नक्षत्र हैं कौन। तो ये 27 नक्षत्र हैं राजा दक्ष की, जो प्रजापति के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रजापति राजा दक्ष की 27 पुत्रियां, जिन जिन के नाम मैंने आपको ये सारे बताए वो उनकी पुत्रियां हैं। तो अब इनकी पुत्रियां थीं और इनमें क्या होता है, इनको एक जो चंद्रमा है, चंद्रमा इनकी जो सबसे बड़ी पुत्री होती है, मतलब रोहिणी। तो रोहिणी किसे वो उनको वो बहुत पसंद करते हैं। जब वो एक बार रोहिणी को देखते हैं तो उनको रोहिणी बहुत अच्छी लगती है। तो वो ये चाहते हैं कि मेरा विवाह रोहिणी से हो जाए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ये इच्छा प्रकट की तो उस समय जब चंद्रमा ने रोहिणी को देखा तो बाकी सारी बहनों ने भी चंद्रमा के दर्शन किए और मनी मन उनको अपना पति स्वीकार किया। तो जब इस तरीके की स्थिति आती है तो क्या होता है, जब इस तरीके की स्थिति आती है तो राजा दक्ष जब चंद्रमा के पिताजी के पास एक रिश्ते के लिए जाने की सोचते हैं तो वो अपने घर में डिस्कशन करते हैं कि भाई मैं रोहिणी का विवाह
चंद्रमा से करना चाहता हूँ। तो बात आती है कि बाकी सारी बहनें भी ये कहती हैं कि हमें भी चंद्रमा पति के रूप में चाहिए। अब बहुत समझाने के बावजूद भी वो इस बात को मानने को तैयार होती ही नहीं है कि हमें चंद्रमा के अलावा किसी और पुरुष से शादी करनी है। तो इस प्रकार से 27 की 27 कन्याओं का रिश्ता लेकर वो चंद्रमा के पिता के पास जाते हैं। तो चंद्रमा का विवाह 27 की 27 दक्ष की पुत्रियों से होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि चंद्रमा 27 की 27 पुत्रियों से उनके विवाह करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो चंद्रमा की जो सबसे प्रिय थी वो कौन थी, रोहिणी। तो वो अपना सारा वक्त रोहिणी के साथ ही दिया करते थे। इस प्रकार से जब काफ़ी समय बीत गया तो बाकी 26 बहनों ने अपने पिता से आकर ये परेशानी कही कि भाई चंद्रमा तो रोहिणी के साथ ही रहते और हमारे साथ कोई समय व्यतीत नहीं करते। तो वो दोबारा आते हैं और चंद्रमा को समझाते हैं कि भाई ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि आपकी मेरे लिए तो मेरी सारी संतानें बराबर हैं, तो मैं तो सबको प्यार करता हूं, तो आप भी इसी प्रकार से इनके साथ व्यवहार रखिए। चंद्रमा उनसे कह देते हैं, परंतु बाद में भी वही होता है जिसका डर था कि वो रोहिणी के साथ ही समय व्यतीत करते हैं और किसी के साथ नहीं कर पाते। तो इस बात से नाराज होकर राजा दक्ष चंद्रमा को श्राप देते हैं कि तुम जिस रूप पर अपना इतना घमंड करते हो और मेरी किसी अन्य पुत्री का आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप क्षय रोग से पीड़ित हो जाए और एकदम से नीचे हो। तो उनका सारा का सारा सिस्टम, उनका सारा तेज एकदम नष्ट हो जाता है और चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और बिल्कुल मरने जैसी स्थिति पर वो आ जाते हैं। अब क्या होता है, ब्रह्मा जी उनको ये एडवाइस देते हैं कि तुम भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। तो जब वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तब शिव जी प्रसन्न होते हैं। अब चूंकि राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया था, उस श्राप को पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता था। तो क्या बात तय हुई कि ये 15 दिन पूर्णमासी तक बढ़ेंगे और पूर्णमासी से अमावस तक घटेंगे, इस तरीके का बात हुई। और चंद्रमा को सम्मानित करने के लिए मतलब चंद्रमा का मान बढ़ाने के लिए भगवान शिव ने क्या किया, उनको अपने मस्तक पर धारण किया। तो इस प्रकार से ये 27 के 27 जो नक्षत्र हैं वो एक्चुअल क्या है, चंद्रमा की पत्नियां भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्रियां हैं उसी प्रकार से ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। तो इस तरह से एक दिन हर एक के पास, मतलब हर नक्षत्र में चंद्रमा एक दिन रहते हैं। इस तरीके से ये पूरी परिक्रमा कैसे कर लेते हैं, 27.3 दिन में ये अपनी पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे नक्षत्र की आपको मैंने गति को समझाया। अब बात करते हैं कि टोटल हम कैसे देखते हैं, पूरा हमारा जॉड्रिक मतलब पूरा हमारा कालचक्र कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब इस 360 डिग्री में ये 27 नक्षत्र आते हैं। तो हम थोड़ा सा गणित वाला पोर्शन भी स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, 27 नक्षत्र बराबर किसके हो गए, 360 डिग्री के। अब हम एक नक्षत्र का निकालते हैं कि वो कितना हुआ। तो 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 27 से। तो क्या आता है, 13 डिग्री 20 मिनट ये आ जाता है। ठीक है, तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब एक नक्षत्र हो गया 13 डिग्री 20 मिनट का। अब एक नक्षत्र के अंदर भी 4 चरण होते हैं, मतलब एक नक्षत्र 4 पैरों से चलता है। तो अब हम क्या करेंगे, 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से और डिवाइड करते हैं। तो क्या आंसर आता है, 3 डिग्री 20 मिनट। तो एक चरण कितने डिग्री का हुआ, 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। अब आप इस चीज की गणना अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम सबसे पहले नक्षत्र को देखते हैं तो कैसे देखेंगे, चंद्रमा जिस समय जातक का जन्म हुआ उस क्षण जिस नक्षत्र में होता है तो कहां पर है, तो पूरा नक्षत्र कितने का होगा, 13 डिग्री 20 मिनट। अब जिस क्षण उसका जन्म हुआ तो किस चरण में था, तो हम इस चीज को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहला चरण शुरू होगा 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक। दूसरा चरण स्टार्ट होगा 3 डिग्री 20 मिनट से 6 मिनट 40 6 डिग्री 40 मिनट तक। उसके बाद 6 डिग्री 40 मिनट से
10 डिग्री तक, और फिर 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक चौथा चरण होगा। इस प्रकार से हम उसकी गणना करते हैं और इसी के आधार पर हम वो अक्षर निकालते हैं जिससे बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको नक्षत्र की ये गणना बताई। अब बात आती है कि जैसे ये 360 डिग्री का पूरा हमारा काल चक्र होता है, तो इसमें कितनी राशि आती हैं? 12 राशि आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक राशि की भी डिग्री निकालेंगे। तो 12 राशियां बराबर किसके हैं? 360 डिग्री के। तो एक राशि किसके बराबर हो गई? 360 को डिवाइड किससे करेंगे? 12 से। तो क्या आंसर आता है? 30 डिग्री। तो अब हमें ये कैलकुलेशन पता चलती है कि एक राशि 30 डिग्री की हो गई और एक नक्षत्र कितने का हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हुआ। तो अब हम देखते हैं कि हम जिस तरीके से इन राशियों को देखते हैं, तो सबसे पहली राशि कौन सी आती है? तो सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मेष राशि को अगर हम देखते हैं तो वो राशि कितने डिग्री की होगी? 30 डिग्री की होगी। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? नक्षत्र चाहिए। तो सबसे पहले नक्षत्र क्या होगा? 0 से लेकर कहां चलेगा? 13 डिग्री 20 मिनट तक। तो पहला नक्षत्र आ गया। फिर दूसरा नक्षत्र आता है 13 डिग्री 20 मिनट से अगला वाला आता है चरण उसका। फिर तीसरे में क्या करते हैं? पहले वाले ने 4 चरण दे दिए, दूसरे वाले ने 4 चरण दे दिए और 8 हो गए। और टोटल कितने हमें करने? 30 डिग्री पूरी करनी है। तो कितना बचा? 1 का बचा। तो एक और ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या देखा कि एक राशि कितनी डिग्री की है? 30 डिग्री की है। और एक नक्षत्र कितना होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली राशि को पूरा करने में एक पहले नक्षत्र के 4 चरण लग गए, दूसरे के 4 चरण लग गए, 8 और एक और बचा। तो कितना बचा? 3 डिग्री 20 मिनट और बचता है। तो क्या हो गया उसमें? 9 चरण हो गए। मतलब टोटल एक राशि को किसी भी नक्षत्र से पूरा करने के लिए हमें कितने चरण की आवश्यकता है? 9 चरण की आवश्यकता है। और एक नक्षत्र कितने चरण का होता है? 4 चरण का होता है। तो जब हम पहली राशि को पूरा करेंगे तो पहले में पहला नक्षत्र 4 चरण दे देगा, दूसरा नक्षत्र भी 4 चरण दे देगा और तीसरा नक्षत्र जो आएगा वो अपना 1 चरण देगा इसको। तो इस तरीके से एक राशि के कितने पैर हो गए? 9 पैर हो गए। और एक नक्षत्र के कितने पैर हो गए? 4। तो जब एक राशि चलती है तो वो 9 चरण के हिसाब से चलती है, और जब एक नक्षत्र चलता है तो वो 4 चरण के हिसाब से चलता है। ये इसकी एक मोटी मोटी कैलकुलेशन हो जाती है। आपको जो चीज़ मैं यहाँ बारीकी से बताना चाहता हूँ उसमें क्या है, देखिए होता क्या है कि जब हम किसी जन्मपत्री को देखते हैं और हमें पता चला कि सूर्य बहुत अच्छे स्थान पर बैठा है या चंद्रमा जी बहुत अच्छे स्थान पर बैठा है, तो गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हम नक्षत्र के मान को निकालना भूल जाते हैं। उसका रीज़न सुनिए क्या है। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर से इसको समझो कि ये किस प्रकार से रिजल्ट चेंज होते हैं और हम कहाँ गलती कर देते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी सी जगह पे बैठा है, मान लीजिए उच्च का बैठा है या जैसा भी अच्छी पोजीशन आप समझते हैं बैठा है। उसको हमने क्या देखा? चंद्रमा की लाइट कैसी होती है? व्हाइट कलर ऑफ एनर्जी। अब इसके आगे नक्षत्र की क्या भूमिका होती है? जिस तरीके से एक किरण पुंज व्हाइट कलर का आ रहा है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? चंद्रमा बहुत अच्छा है, इसका मतलब हमें पूरा का पूरा व्हाइट कलर मिलेगा। नहीं, अब हम ये देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में थे। अब मान लीजिए चंद्रमा उस समय मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल के नक्षत्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे एक तरफ से व्हाइट बल्ब जल रहा है और उसके आगे आपने एक लाल कलर का कांच लगा दिया, तो जब आगे प्रकाश जाएगा तो वो क्या जाएगा? रेड कलर ऑफ एनर्जी के हिसाब से जाएगा। तो अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि चंद्रमा जो प्रकाश दे रहा है व्हाइट कलर का, वो पूरा का पूरा व्हाइट आ रहा है। तो अब चंद्रमा ने क्या करा? उसके आगे जो नक्षत्र है
उसने उसके प्रकाश को चेंज कर दिया। इसी चीज को मैं यहाँ आपसे कहना चाह रहा हूं कि चाहे कोई सा भी ग्रह किसी भी कंडीशन में बैठा हो, हम तुरंत ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा है, अच्छा फल देगा या बहुत बुरा फल देगा। सबसे पहले हमें ये जरूर कंसीडर करना है कि नक्षत्र, किसके नक्षत्र में वो ग्रह बैठा है। जैसे सूर्य की एनर्जी आ रही है, अब सपोज दैट सूर्य की एनर्जी आ रही है और सूर्य का प्रकाश हमने देखा कि वो येलो कलर का प्रकाश हमें जैसे दिखाई देता है वो दिख रहा है, ठीक है। तो हम तो चाह रहे हैं कि सूर्य जी हमारे फर्स्ट हाउस में बैठा है, बहुत अच्छे अच्छे फिफ्थ हाउस में बैठा है, लेकिन अब मान लीजिए कि वो शनि के नक्षत्र में, तो हम कैसे इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि क्या काम करेगा नक्षत्र, मतलब उसके आगे वो ग्लास लगा देगा। तो ब्लैक कलर का ग्लास आ जाए और सूर्य की रोशनी आए तो किस तरीके का प्रकाश जाएगा, हल्का काले कलर का प्रकाश जाएगा, मतलब थोड़ा अंधेरा। जो प्रकाश सीधा का सीधा आ सकता था वो प्रकाश वहां नहीं आया। तो नक्षत्र ने सारे ग्रह की एनर्जी को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से जब हम कुंडली बनाते हैं तो इसकी जो सबसे नई रिसर्च है वो क्या होता है कि हमें हर ग्रह का एक कलर चार्ट भी मिलता है कि कौन सा नक्षत्र हमें कौन सी ऊर्जा दे रहा है। वो सारे ग्रहों की एनर्जी मतलब उसके कलर को चेंज कर देता है। तो सबसे सूक्ष्म वाइब्रेशन किसकी हुई, नक्षत्र की हुई। तो हमें किसी भी कुंडली को एनालाइज करने से पहले ये जरूर देखना है कि उसका जो ग्रह है वो किसके नक्षत्र में बैठा है, मतलब वो किसका फल देगा, किस तरीके का देगा। इसी तरीके से जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ खड़े, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो क्या होता है कि हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी काम करता है। आपने कभी किसी भगवान जी का चित्र देखा होगा तो उनके पीछे एक ऑरा दिखाया जाता है कि इस कलर का ऑरा है। तो वो जो एनर्जी है वो हम सारे जितने ह्यूमन बीइंग हैं सभी के साथ में होती है। तो जिस नक्षत्र में हम लोग जन्म लेते हैं, जिस ग्रह में जो दशा होती है, वो सारी की सारी हमारी किस फील्ड में आती है, हमारे ऑरा में आती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो वो जन्म का क्षण है वो वहां से पता चलता है कि हम किस कलर ऑफ एनर्जी में चल रहे हैं। हर ग्रह से हमें ये पता चलता है कि हमारा ये नक्षत्र या हमारा ये ग्रह किस नक्षत्र में, मतलब अर्थ के नक्षत्र में है, मोक्ष के नक्षत्र में है, धर्म के नक्षत्र में है या काम के नक्षत्र में, मतलब टोटल ऊर्जा हम लेकर क्या आए हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में जानने के लिए हमें क्या गणना करनी पड़ती है, नक्षत्र की गणना करनी होती है। और नक्षत्र की गणना करने के बाद ही हम ये देखते हैं कि वो किस ग्रह को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो इस तरीके से इसकी सारी कैलकुलेशन चलती है। तो आज मैंने आपको एक छोटा सा इसका सिस्टम बताया है जिससे कि हम ये समझ सकें कि नक्षत्र हमारे जीवन में क्या लेकर आता है। तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जन्म का नक्षत्र, जन्म का क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है। सारी की सारी जानकारी उसके अंदर होती है, किस तरीके का उसका व्यवहार होता है, किस तरीके से वो जातक अपने जीवन में उन्नति करेगा। तो जिस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एक समुद्र की बूंद ले लीजिए, उसमें नमक कितना है, उसका टेस्ट कैसा है, सारी चीज एक समुद्र की बूंद से आप पता कर सकते हो कि ये समुद्र का पानी किस टाइप का है। इस तरीके से जिस समय जातक का जन्म होता है तो उस समय जो भी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में चल रही होती है, बृहस्पति अपनी किस पोजीशन में है, शनि अपनी किस पोजीशन में है, राहु किस पोजीशन में, केतु किस पोजीशन में, चंद्रमा किस पोजीशन में है, और सूर्य किस पोजीशन में, मंगल किस पोजीशन में, शुक्र किस पोजीशन में है। तो और ये सारे के सारे ग्रह किन किन नक्षत्रों में हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, नक्षत्र क्या है आपको बनाया, एक स्लाइड है, शुक्र है, मान लीजिए शुक्र के आगे शुक्र किसके नक्षत्र में है उस क्षण में। तो इस तरीके से हम सारे के सारे ग्रहों को एनालाइज करते हैं कि वो किस नक्षत्र में है। तो नक्षत्र से हमें क्या पता चला कि उसकी कहीं डेंसिटी तो नहीं बदल रही। अगर सूर्य है तो सूर्य की डेंसिटी तो नहीं बदल रही, सूर्य का कलर तो नहीं चेंज हो रहा। इस तरीके से हम इस समस्त जन्मपत्री की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना क्या होगा, हमें नक्षत्र
को समझना होगा। नक्षत्र एकदम सूक्ष्म ऊर्जा है जो किसी भी ग्रह की ऊर्जा को बदलने में सक्षम है, उसके कलर को भी बदल देता है, उसके फल को भी बदल देता है। तो नक्षत्र सूक्ष्म होते हुए भी हमसे चाहे कितनी ही दूरी पर हो, लेकिन वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क डालता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले क्या किया, नक्षत्र का पता किया कि किस तरीके से। देखिए राशियां वगैरह तो ये अब आ गई, लेकिन पहले जितना भी वैदिक है हमारा, जितना भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो किसके ऊपर निर्धारित थी, किसके ऊपर था, नक्षत्र के ऊपर था। और महाभारत काल आते आते तक ये सारी कैलकुलेशन हमारी नक्षत्र पर ही थी। हम ये देखते थे कि नक्षत्र कौन सा चल रहा है और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। तो इस तरीके से हम सारी गणना किया करते थे। लेकिन अब जो इस समय हमारा गणित चलता है वो कैसे चलता है, सबसे पहले हमें नक्षत्र देखते हैं, चंद्रमा किस साइड चल रहा है, नक्षत्र के बाद ग्रहों को देखते हैं, ग्रहों के बाद हम किसको देखते हैं, राशियों को देखते हैं। तो वो हमारा पूरी जन्मपत्री का चार्ट बनता है। इस प्रकार से 27 के 27 नक्षत्र होते हैं। इस हमारे ऋषि मुनियों ने इस नक्षत्र को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको नहीं दी, क्या क्या चीज़ें दी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी कोई नक्षत्र होता है तो उसका 13 डिग्री 20 सेकंड कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे चलता है, पूरा इसका चार्ट है। 360 डिग्री का ये पूरा चार्ट आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूरा का पूरा चार्ट आपको दिखेगा किस तरीके से चंद्रमा हर नक्षत्र में भ्रमण करते हैं और किस प्रकार से 27.3 दिन में वो अपनी पूरी परिक्रमा पृथ्वी के चारों ओर कर लेते हैं। जब वो पूरी परिक्रमा करते हैं तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे नक्षत्रों में चलते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण, अगर आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 108। अब जो ये 108 का अंक हमें प्राप्त होता है, ये एकदम पवित्र अंक बोला जाता है। जब हम किसी भी मंत्र को पढ़ते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो हम क्या कहते हैं, 108 बार करो। तो ये जो 108 की संख्या आई है, ये कहाँ से आई है, नक्षत्र 27 और उनके चरण 4। तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 108। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो 108 बार करते हैं। मतलब हमने जिस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर चक्कर काटता है, उसी प्रकार से जो हमारा मंत्र है वो 108 बार बोलने के बाद या 108 बार उसका जप करने के बाद वो हम क्या समझते हैं कि सारे के सारे नक्षत्रों से होकर आ गया। इस प्रकार से 108 का हम लोग जाप करते हैं, 108 बार जाप करते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ नक्षत्र से संबंधित, वो ये है कि कभी कभी आप ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा बीमार हो गया, किसी भी तरीके से जब वो बीमार हो गया तो क्या होता है, अब मेडिकल साइंस में क्या होता है कि हम पूरी बॉडी को सारी जितने भी लोग हैं एक जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। किसी को बुखार हो गया, खांसी हो गई, सबको एक तरीके का, कोई और गंभीर बीमारी हो गई, एक ही तरीके का हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को समझ सके, साइंस की इस बात से थोड़ा सा आगे सोच सकें कि हर व्यक्ति के अंदर एक अलग ट्यूनिंग है, एक अलग ध्वनि है, अगर हम उसे प्राप्त कर सकें और उसका ट्रीटमेंट उस ढंग से कर सकें तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का अस्वस्थ होने का कारण क्या है, अगर आप बहुत सूक्ष्म में जाओगे, बहुत डीप जाओगे तो क्या प्राप्त करोगे कि जिस वाइब्रेशन को वो लेकर आया है, वाइब्रेशन क्या, साउंड क्या चीज़, जिस समय उस जातक का जन्म हुआ है, जन्म का क्षण, जिस तरीके का क्षण जो वाइब्रेशन उसके चित्त में दी गई है, वो अगर अपने वाइब्रेशन से थोड़ा अलग हो जाता है तो वो अस्वस्थ होने लगता है, और जब उस वाइब्रेशन में दोबारा वापस आता है तो वो स्वस्थ होने लगता है। इस प्रकार से हमने इन 27 नक्षत्रों की ऊर्जा को भी अलग अलग प्रकार से बांटा। मतलब जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पूरे हमारे 27 नक्षत्र हैं, तो हमने इनको किस चीज़ में बांटा, 4 चीज़ों में बांटा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
इस प्रकार से हमने पूरी की पूरी जन्मपत्री को, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं केवल। तो उसमें क्या होता है कि हम इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारा नक्षत्र धर्म वाले काम से संबंधित है, अर्थ वाले मतलब पैसे वाले काम से संबंधित है, काम ऊर्जा से संबंधित है, या वो मोक्ष का नक्षत्र है। तो हमारे पास किस तरीके के वाइब्रेशन है वो हमें समझना किससे होता है, नक्षत्र से समझना होता है। इस प्रकार से पूरी जिंदगी में वो जो जन्म का क्षण है, उस समय जो वाइब्रेशन है, उस समय का जो हमारा स्क्रीनशॉट है नक्षत्र का, ग्रह का, वो ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको नक्षत्र की ये इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैंने बताया, और पूरी तरीके से जैसे जैसे इस वीडियोस के पार्ट आते जाएंगे मैं हर नक्षत्र को वो कैसे वर्क करता है, ये 27 के 27 नक्षत्र होते कैसे हैं, इनका व्यवहार कैसे है, कौन से शुभ नक्षत्र माने जाते हैं, कौन से अशुभ नक्षत्र माने जाते हैं, कौन से मध्यम नक्षत्र माने जाते हैं। यहाँ शुभ और अशुभ से ये मतलब नहीं है कि किसी का जन्म अगर इस नक्षत्र में हो गया तो अशुभ नक्षत्र है, नहीं। हर नक्षत्र के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि मघा नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, तो ये जो भरणी नक्षत्र है, इनको हमने क्या बोला कि ये थोड़े से मतलब खराब नक्षत्र हैं, थोड़े दिक्कत वाले नक्षत्र हैं। तो किस टाइप की दिक्कत, देखिए किस टाइप की दिक्कत, जैसे किसी व्यक्ति को किसी के घर में आग लगाना हो, तोड़ फोड़ करनी हो, इस टाइप के नक्षत्र है जिसमें विध्वंसक ऊर्जा काम करती है। लेकिन सामान्य आदमी के जीवन के लिए क्या माना जाएगा कि ये सारे नक्षत्र, ये काम हम ज्यादातर नहीं करते। तो लेकिन अगर किसी देश को परमाणु बम का अपना परीक्षण करना हो, या किसी के ऊपर हमला करना हो, या तो ये नक्षत्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो इस तरीके से कार्य आप क्या करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी नक्षत्र को अच्छा या बुरा कहते हैं। इस तरीके से इसकी पूरी ऊर्जा होती है। तो कोई नक्षत्र ना मैं बढ़िया मानता, ना मीडियम मानता, ना वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस नक्षत्र में काम क्या करने जा रहे हो, आपको करना क्या है। अगर आप कोई प्लानिंग के साथ काम करना चाहते हो तो उस नक्षत्र का वेट कीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जाता है। 27.5 दिन में तो पूरा ब्रह्मांड, वो पूरी पृथ्वी का चक्कर काट लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कोई भी शुभ कार्य अगर हम करते हैं तो वो शुभ नक्षत्र में ही करें, और अगर हम इस तोड़ फोड़ वाले इस चीजों के विध्वंसक कार्य में जा रहे हैं तो उसके लिए शुभ नक्षत्र जो मैंने अभी आपको तीनों बताए, भरणी है, मघा है, अश्लेषा, इस टाइप के नक्षत्र वो भी शुभ माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि हमारा कार्य ही इस प्रकार का है। तो इस तरीके से हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, तो हमें सब चीजों की ऊर्जा कहाँ से देखनी होगी, नक्षत्र से देखनी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।